औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। वाइट चैक एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको, जहाँ पे हम सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर्स के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी एक न्यू सेगमेंट पे भी हम काम कर रहे हैं, ई अर्निंग का, जो बेसिकली होता है ई अर्निंग नॉट लर्निंग, ठीक है, जो ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं डिफरेंट जो बिजनेस पीपल है उनसे। और साथ में जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो गए, ये नीट या जी या हमारे पास जो NMD केट है, GIK है या ईटा वगैरह के टेस्ट है, उसके हवाले से भी, पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से, एनुअल पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से भी इंशाल्लाह हम उस पर मतलब हमने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। और फिर सबसे बढ़ के इंशाल्लाह वहाँ पे ये है कि आप एक दफ़ा सब्सक्रिप्शन से बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्ट्स इन डिटर्मिनेशन, बहुत ही की टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री से इसका ताल्लुक है। FSC के कोर्स में चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स से ये टॉपिक लिया गया है। ये FSC में भी दिया जाता है और BS में भी दिया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपका एक बेस बनाया जाता है और वहाँ पे फिर इस पे फर्दर मतलब आपको इक्वेशन प्रूव करने हैं रिएक्शन को, क्योंकि ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, नॉट थ्योरेटिकल टॉपिक। तो ये बात आपने जहन में अपने बिठा लेनी है। चलो सारे अपने मतलब नोट्स बुक वगैरह उठाओ, ठीक है, जिसने बुक पे लिखना है वो बुक पे लिख के हम शुरू करने जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले हम एक जर्नल इक्वेशन पे हम ये डिवाइड कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। हम एक जर्नल रिएक्शन लिख लेते हैं। जर्नल रिएक्शन क्या है हमारे पास कि ए हमारे पास एक रिएक्टेंट है और ये हमें दे रहा है क्या? प्रोडक्ट। ए हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमें दे रहा है प्रोडक्ट। अब ये जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है इसका हम पहले ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है कि ये हमारे पास पहले हम रेट निकाल लेते हैं कि dx/dt ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होता है? कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन किस चीज का? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किस चीज का? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं या फर्दर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि dx/dt दैट इज इक्वल टू, और ये के हमारे पास क्या है? रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली क्या है? रेट। द कंसंट्रेशन, कंजप्शन ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, dx/dt। स्टार्ट के लेक्चर में इस पे हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं यहां पे इस पे अब डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब इसको, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? तो ये जो पूरा इक्वेशन है इसको हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। क्या? रेट एक्सप्रेशन। ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। अब इस रेट एक्सप्रेशन से हम फर्दर अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बात करेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जाने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स वो दरकार होंगे, उसकी हमें जरूरत है कि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि सबसे पहले तो आपने ये मतलब नोट कर लेना है कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन नहीं है। थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन नहीं है। तो अगर ये थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन नहीं है तो फिर यहां पे हम इसको किस तरह कर सकते हैं? इससे पहले मैं आपको एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन पे लेके जाना चाहता हूं। वो हाइपोथेटिकल रिएक्शन क्या है हमारे पास? वो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमारे पास है कि टू रिएक्टेंट स्पीशीज है हमारे पास A एंड B, ये हमें दे रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी हो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, काम करे अपना, ठीक है। इस वक्त हमें सिर्फ जरूरत है किस चीज की? हमें जरूरत है रिएक्टेंट्स की, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस चीज पे? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन पे, रिएक्टेंट पे, सॉरी, इस पे डिपेंड करता है। अब इसका अगर हम निकाले तो हमें पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये इसके साथ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर इसको हम किस तरह, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो फिर ये इसके बराबर होता है। अब आप यहां पे इसको निकाल सकते हैं कि टू रिएक्टेंट स्पीशीज है, ठीक है,
ए और बी, तो इसका रेट हमारे पास होगा dx/dt और ये हमारे पास a एंड b। यहां तक आपके जहन में ये बात आ जाएगी। इससे थोड़ा सा हम आगे निकलते हैं। अब अगर इसी रिएक्शन को हम इस तरह लिख के Ma प्लस NB एंड दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब ये क्या है, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल और कोऑफिशिएंट। ये दोनों वर्ड इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसी को हम इस इक्वेशन में डाल दें तो क्या होगा, तो अब आप देखें इस इक्वेशन को आप देखें तो ये dx/dt ये बराबर हो जाएगा किस चीज की, k, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, m है, एंड b, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो n हो जाएगा, mn। ये अब हमारे पास क्या गए, 2 कोएफिशिएंट आ गए, वही कोएफिशिएंट चले गए उसके पावर में, लिहाजा ये हमारे पास अब एक इक्वेशन बन गया। इसी इक्वेशन से अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन अब आपने यहां पे क्या याद करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, इसको आप थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, इसको आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। क्यों, यहां पे ये बहुत अहम बात है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास, लेट सपोज आपको 3 स्पीशीज दी गई हैं, जिस तरह मैंने यहां पे ए और बी लिखा है, लेट सपोज साथ में एक सी थर्ड स्पीशी भी आपको दी गई है। अब तीनों स्पीशीज में सिर्फ 2 स्पीशीज, इस बात को अपने गौर से सुनना है, तीनों स्पीशीज में सिर्फ 2 स्पीशीज आपका वो रिएक्शन कर रहे हैं, जो बाकी स्पीशीज है वो थर्ड जो स्पीशी है वो रिएक्शन नहीं कर रहा, वो रिएक्शन नहीं कर रहा। अब अगर वो थर्ड स्पीशी रिएक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर जब वो थर्ड स्पीशी हमारे पास रिएक्शन नहीं कर रहा, जिस तरह मैं आपको इस एग्जांपल से क्लियर कर लेता हूं, ये जो हाइड्रोलाइसिस होता है ईस्टर और शुगर का, गौर से सुने ये बात, ये जो ईस्टर और शुगर का हाइड्रोलाइसिस होता है, इस हाइड्रोलाइसिस में वाटर एक्सेस में पाया जाता है, ठीक है। अब वहां पे जो वाटर एक्सेस में पाया जाता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। मेरा पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि जहां पे भी आपके पास एक्सेस रीजन्स आ जाते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं लेते। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो रिएक्शन आप कर रहे हैं उसमें जो रिएक्टेंट्स है और जो रिएक्टेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि लेट सपोज अगर हम यहां पे बात करें कि ये हमारे पास, ठीक है, मतलब 1 2 3 एंड 4, ये 4 हमारे पास डिजिट्स है। अब हम यहां पे एक दूसरा बॉक्स लिया है, वहां पे 1 2 और 3 डिजिट्स है, हम पेयर बनाना चाह रहे हैं, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ पेयर बन गया। ये 4 यहां पे आ गया है एक्सिस में, किस चीज में, एक्सिस में। अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लिहाजा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट नहीं हुआ। ये जो बाकी तीनों ने पार्टिसिपेशन किया है, इसको हम कहते हैं एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि इसने रिएक्शन में हिस्सा लिया है। जो रिएक्टेंट स्पीशी आपके पास रिएक्शन में हिस्सा लेंगे वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आएगा, जो नहीं हिस्सा लेंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं आएगा। तो ये बात आपने, ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इसलिए कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल इसलिए हो गया कि जो प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नहीं कि हमने यहां पे इक्वेशन लिख लिया। मैं ऐसे भी एक रिएक्शन, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कि हम, मतलब ये है कि वहां पे कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट ये सिर्फ नहीं होते कि ये दोनों कोएफिशिएंट है और ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे, नो नेवर। ये कोएफिशिएंट गलत भी हो सकते हैं। ये कोएफिशिएंट मतलब गलत इन दैट सेंस कि यहां पे लेट सपोज मैं 2 लिखता हूं, यहां पे 3 लिखता हूं, तो इट मीन कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 5 आएगा। नो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैं यहां पे m और n लिख रहा हूं, m और n का जो है मैंने एक यहां पे डेटा लिखा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली a के कितने मोल हुए हैं और b के कितने मोल उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो इट मीन कि ये एक्सपेरिमेंटल है,
थ्योरेटिकल आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे कि जहां पे आपका एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल, लेट्स सपोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वहां पे तकरीबन वो सेम आ जाता है, लेकिन नॉट नेसेसरी। ये बात आपने याद रखनी है कि नॉट नेसेसरी, आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आ जाए, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। अब यहां पे ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस दोनों का हम सम करेंगे। लेट्स सपोज m और n को आप प्लस करें, उससे जो वैल्यू आती है वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ये बात तो सिंपल है, लेकिन मैंने जिस तरह का कि थ्योरेटिकल नहीं है, ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से अब हम थोड़े से और फर्दर बात कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास हो सकता है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये जरूरी है, इट मे बी नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल। इसमें से ये कोई भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये एनीथिंग इन एक्सिस, कोई भी चीज एक्सिस में हो तो वो क्या होगी, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। किस तरह? तो जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिसिस आप शुगर प्लस ईस्टर, उसमें H2O जो है ना, ये किस चीज में, ये एक्सिस में है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन बाई स्लोएस्ट स्टेप। अगर आपको याद हो तो रेट लॉ में वहां पे हमने पढ़ा था कि जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का टॉपिक हम कर रहे थे तो वहां पे हमने कहा था कि हमारे पास अगर एक से ज्यादा स्टेप्स में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो उसमें एक स्टेप स्लो होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। एग्जैक्टली वही चीज यहां पे है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास वो स्टेप है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव रिएक्टेंट्स जहां पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ओके, सो नाउ लेट्स, ये हो गया। अच्छा, ये इसमें हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि हाई ऑर्डर रिएक्शन आर रेयर। हाई ऑर्डर रिएक्शन नहीं होते, मोस्टली हमारे पास थर्ड ऑर्डर तक ही रिएक्शन होते हैं, इससे हाई ऑर्डर के रिएक्शन हमारे पास नहीं होते। तो इट मीन कि ये तो एक बात मतलब यहां पे हो गई कि हाई ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास नहीं होते, मोस्टली रिएक्शन हमारे पास अप टू थर्ड ऑर्डर होते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद हम जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे। जीरो ऑर्डर का भी मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि फ्रैक्शनल ऑर्डर का भी कहीं कोई एग्जाम्पल आपको मैं आपके सामने रख लूं। तो आप मतलब यह है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि फिर इसको हम साफ करें और फर्दर में आपको नेक्स्ट करवाओ। अच्छा, तो गाइज अब हम शुरू करते हैं किस चीज से, कहां पे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर फर्स्ट फ्रैक्शनल ऑर्डर, फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हम डिफरेंट अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा? बड़ा सिंपल है कि इसका जो हमारे पास एक रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन और जो कंसंट्रेशन का होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, तो यहां पे dx/dt। अब इसका पावर, इट डजंट मीन कि इसका कोएफिशिएंट जीरो है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इसका कोएफिशिएंट जीरो है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका। तो एग्जांपल में हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन किस चीज का है? तो रिएक्शन हमारे पास है कि जब H2 और Cl2 रिएक्शन करते हैं, कहां पे? वाटर सरफेस पे। कहां पे? वाटर सरफेस पे। ये हमारे पास एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है कि H2 एंड Cl2, ठीक है, ये हमारे पास
ये हमारे पास रिएक्ट करते हैं। अब कहां पे करते हैं, तो स्टडीड ओवर वाटर सरफेस, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब यह है कि लाइट यहां पे मेन सोर्स है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में जो बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम कौन से रिएक्शन को कहते हैं, अगर ऐसा कोएफिशिएंट जीरो नहीं है तो फिर ये हम किस तरह की रिएक्शन कहते हैं, वो रिएक्शन जहां पे हमारे पास बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन लीनियरली प्रोपोर्शनलिटी रखता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, लेकिन बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे, या अगर लाइट कहीं पे मतलब यूज हुई है, जिस तरह ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन, उसका जो रिलेशन होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे। और यहां पे लीनियर डिक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन जो टाइम का हम बेसिकली कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज आ रहा है, यहां पे टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन में बहुत कम डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। इट टेक्स लॉन्गर टाइम, और बेसिकली कैटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या अगर मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल भी करवा लूं, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास है N2O5, ठीक है। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, सॉरी N2O5 नहीं है, N2O है। इस रिएक्शन में यहां पे हम ये अब देखें कि हमारे पास N2 और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हाफ ऑफ O2। अब यहां पे मोलिब्डेनम ये एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, और ये रिएक्शन कहां पे, तो स्टडीड ओवर प्लैटिनम सरफेस, ठीक है। और थर्ड अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ताकि मतलब यह है कि आप अगर एग्जांपल भूल भी जाते हैं तो फिर आपके पास इसके लिए एग्जाम्पल होने चाहिए कि हम हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन करें, हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन करें गोल्ड सरफेस पे। किस चीज पे, गोल्ड सरफेस पे, कि 2HiH2 और I2, और कहां पे, गोल्ड सरफेस पे। ये भी हमारे पास ये एक्चुअली एग्जाम्पल्स थे हमारे पास किस चीज के, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। अभी नेक्स्ट हमारा है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ये तो हमारा हो गया, ये नेक्स्ट हम सेकंड पढ़ लेते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर तो आपको पता है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या होता है हमारे पास। फ्रैक्शनल ऑर्डर जहां पे फ्रैक्शन आ जाए, मतलब ना जीरो हो ना होल नंबर हो, बल्कि हमारे पास डेसिमल आ जाए, पॉइंट आ जाए, 1.5, 2.5, 3.5, 1.7, 1.2, इस तरह की हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। अगर क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो देखें CHCl3Cl2, ये लिक्विड स्टेट में आ रहा है, ये गैसियस स्टेट में आ रहा है, ठीक है। और ये हमें क्या बना के दे रहा है, CCl4, ठीक है, सॉरी हमारे पास ये होगा HCl। ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का अगर हम ऑर्डर निकाले तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा कि dx/dt दैट विल बी इक्वल टू K CHCl3, इसका 1 आएगा और Cl2 का आएगा 0.5। तो इसका जो हमारे पास है तो ये आ जाएगा 1.5। ये हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास स्पीशीज किस तरह के आ सकते हैं। लेट्स सपोज जनरल रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि ये हमें दे रहा है प्रोडक्ट, तो इसका dx/dt और k = a, ये आपके लिए आसान है। हम चलते हैं किसी एग्जाम्पल के ऊपर। किस चीज के ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड हम कर लेते हैं, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन
आप H2O2, इसका हम रिएक्शन कर लेते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का, तो आप देखें कि H2O2, इसका अगर आप रिएक्शन करवा लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, H2O प्लस हाफ O2। अब इसका आप dx/dt दैट इज इक्वल टू K, और इसका 1 आएगा। लिहाजा ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन सेकंड एग्जांपल में आप थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी आप रिएक्शन करवा ले, तो ये मेरे ख्याल में ये दो एग्जांपल्स आपके लिए फिर काफ़ी होंगे। इसका यूनिट्स हम निकालेंगे, लेकिन वो मैं एंड में आपको इसके यूनिट्स बता दूंगा, या अगर आप अभी भी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं कि यूनिट सिंपल है कि K का यूनिट आप निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा dx/dt, और ये डिवाइड बाई हो जाएगा रिएक्टेंट स्पीशीज, ठीक है। तो ये हमारे पास बराबर होता है dx/dt, हमारे पास बराबर होता है मोल पर dm³ सेकंड, और ये मोल पर dm³, ये क्रॉस हो गए तो इसका यूनिट आएगा पर सेकंड। यूनिट क्या आएगा, पर सेकंड। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का आपके पास यूनिट आएगा पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये भी आपके लिए सिंपल है, इसमें कोई सच इस तरह की बात नहीं है। यहां पे सिर्फ ये हो सकता है कि आपको ये कंडीशन भी दे सकते हैं कि AB, या आपको कह सकते हैं कि 2A। तो कोएफिशिएंट ये 2, तो 2 आपका सेकंड ऑर्डर आ गया, इसका 1 करके, इसका 1 करके, तो ये भी आपके पास 2 बनता है। लिहाजा दोनों कंडीशन में आपको 2 स्पीशीज दे सकते हैं, या आपको किसी एक स्पीशीज के 2 मोल दे सकते हैं। तो फिर वहां से फिर आप ऑर्डर, आप वो रिएक्शन निकाल सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन गैसियस फेज, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है गैसियस फेज में। किस चीज में, गैसियस फेज में। कितने मोल है इसके, 2 मोल है। लिहाजा इसका हम अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, dx/dt K और Hi2। ये सिंपल है आपके लिए, मेरे ख्याल में इससे जितना कोई मसला इसका नहीं होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन भी आप लोग कर सकते हैं, उसका भी आप ऑर्डर निकाल सकते हैं कि 2O3 3O2 ये हमें दे रहा है dx/dt, तो इसके 2 मोल आ गए, ये भी आप लोग निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ NO विद ओजोन, ये भी आप कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ NO विद ओजोन, इसका भी आप मतलब यह है कि निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या जाएगा, NO2, इसका भी आप ऑर्डर निकाले तो 1 और 1 जो ये आपके पास 2 हो जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसका भी सिंपल आप लोग यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल लें, इसका भी K का आप यूनिट निकाल सकते हैं। अगर हम देखें तो dx/dt दैट इज इक्वल टू K Hi2, तो ये हो जाएगा कि dx/dt ये हमारे पास K के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपके पास इसका अगर आप लोगों निकालना चाहें यूनिट तो किस तरह निकालेंगे, तो आप कंसंट्रेशन को मतलब ये कि ले लें, और कंसंट्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आपके पास इसका आप निकालें तो ये देखिए अब हमारे पास ये हो जाएगा मोल पर dm³ सेकंड, नीचे हमारे पास डबल है तो ये मोल 6 हो जाएगा, ठीक है, और सॉरी मोल 2 हो जाएगा और dm³ हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब इसमें से क्रॉस करके आपके पास आ जाएगा मोल dm³ पर सेकंड, मोल dm³ पर सेकंड, ये आपके पास इसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मोल माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, और वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। नीचे डबल वैल्यू है, ऊपर सिंगल वैल्यू है।
तो इसको तो ये नीचे वाली वैल्यूज माइनस में है, जब ऊपर आएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा और सेकंड अपनी ही जगह पे आ जाएगा। इसका आप इस तरह यूनिट निकाल सकते हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड दैट इज आवर फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में अब आई होप सो आपके लिए ये सिंपल होगा कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास अब सिंपल है कि वही 3 स्पीशीज हमारे पास आ जाएंगी, जिस तरह हमने सिंगल स्पीशीज, डबल स्पीशीज, जीरो और ये निकाले हैं, तो अब हम थर्ड ऑर्डर में 3 स्पीशीज के लिए निकालेंगे। तो ये आपका 5 नंबर हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में अब हमारे पास क्या है, आपको 3 स्पीशीज भी दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको इस तरह भी दे सकते हैं कि A प्लस B प्लस C और ये प्रोडक्ट बना रहा है। आपको A प्लस 2B भी दे सकते हैं, प्रोडक्ट बना रहा है। आपको 2A प्लस B भी दे सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बना रहे। आपको 3A भी दे सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बना रहे। मल्टीपल टाइप्स के आपके पास आ सकते हैं। ये ऑर्डर निकालना कोई इतना मसला नहीं है। मैं इसमें आपको एग्जांपल करवाता हूं, जहां पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जरूरी नहीं है कि जो आपके कोएफिशिएंट हो तो वही आपका एंड रिजल्ट बन जाए। किस तरह एक्सपेरिमेंटल है, अब ये आप देखें। हमारे पास एक रिएक्शन है कि 2FeCl3 का, ये देखें 2FeCl3 प्लस 6 पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू दिस ये तो मल्टीपल सब्सटेंसेस है, मल्टीपल स्पीशीज हैं, तो फिर इसका क्या होगा। थोड़ा सा यहां पे हम अपने लिए जगह बना लेते हैं। यहां पे अब हम अपने लिए स्पेस बना लेते हैं। इस रिएक्शन का हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यूज क्या आ रही है। रिजल्टेंट वैल्यूज हमारे पास आ रही है इसकी कि FeI2 देखें प्लस FeI2 और प्लस इसके साथ हमारे क्या बन रहा है 6KCl प्लस I2, 6 प्लस I2। ये एक रिएक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू द कोएफिशिएंट तो ये 8 ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये तो 8 ऑर्डर नहीं है। इसका एग्जांपल हमने थर्ड ऑर्डर में दिया है, तो ये थर्ड ऑर्डर है। अगर लेट सपोज मैं आपको ऊपर हेडिंग में ना लिखता कि ये कौन सा ऑर्डर है, फिर आप लोग क्या करते हैं इसके साथ। लिहाजा इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि ये रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसका एक स्टेप A है और एक स्टेप B है। स्टेप A इसका ये है कि स्टेप A में हमारे पास FeCl3 और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन करते हैं। FeCl3 प्लस 2KI ये रिएक्शन करते हैं और ये हमें क्या बना के देते हैं FI2 और प्लस इसके साथ हमारे पास क्लोरीन आ रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन हमारे पास कितना है 2KCl प्लस Cl2 0। और B स्टेप में क्या कर रहा है, B स्टेप में ये रिएक्शन हमारे पास 2KI प्लस 2Cl, 2KI प्लस 2Cl 0। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है 2KCl प्लस I2 की 2KCl प्लस I2। ये जो स्टेप है ये हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप है। क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है। और ये वाला हमारे पास फास्ट स्टेप है। व्हाट डू यू थिंक, कौन सा स्टेप अब हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। कौन सा होता है, स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप अगर आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। लिहाजा यहां से ये प्रूव हुआ कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। लिहाजा इस जरिए से आप क्या कर सकते हो, इस जरिए से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका फिर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका होगा कि dx/dt K। अब इसी को देखें तो FeCl3 एंड KI2, तो ये 1 है और ये 2 है। लिहाजा 1 + 2 ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह हम मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं। यहां पे मैं अब आपको मुख्तलिफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स लिखवाता हूं ताकि आपको अगर MCQs वगैरह में आ जाए तो फिर आपको क्लियर हो।
ठीक है, तो किस तरह के होंगे? जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहला हमारे पास है जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर का हमारे पास यूनिट क्या रहा है? मोल पर डीएम क्यूब सेकंड, मोल पर डीएम क्यूब सेकंड। ठीक है, सेकंड हमारे पास -1 में है, ठीक है, इसलिए मैंने पर लिखा है। सेकंड फर्स्ट ऑर्डर का, तो ये हमारे पास आ रहा है पर सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का क्या होगा? सेकंड ऑर्डर का हमने निकाला है कि होगा हमारे पास डीएम क्यूब मोल। ठीक है, मोल हमारे पास क्या होगा? -1 और सेकंड भी -1। ठीक है, और फोर्थ नंबर थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर का हमारे पास आएगा डीएम क्यूब। तो डीएम क्यूब फिर अगर ये थर्ड है तो एक ऑर्डर आप वो इंक्रीज करें, तो इसको आप 6 कर लें, उसको आप 2 कर लें और ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अगर इसका हम निकाले तो dx/dt और ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपके पास डीएम क्यूब 9 आ जाएगा, मोल 3 होगा और सेकंड देखें अब इसको, डीएम क्यूब हमारे पास 9 हो जाएगा, मोल हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास डीएम क्यूब है, मोल है और पर सेकंड है। तो ये इसमें से तो ये 6 बच जाएगा, ये हमारे पास 2 बच जाएगा, इसमें से चला गया, तो ये 6 और 2 देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 6 और 2 और पर सेकंड उसकी वैल्यू अपनी जगह पे ही आ रही है। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह के होते हैं। बस आपने ये बात देखनी है कि ये हमारे पास प्योरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल नहीं है, कुछ केसेस में हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हुआ है, लेकिन आपने फोकस करना है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल इसलिए है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो एक्टिव सब्सटेंस है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकाल के दे रहे हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं आपको मतलब इसके कुछ ग्राफ्स भी ड्रॉ कर लेता हूँ, उस ग्राफ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। अच्छा, तो गाइज अब इसका मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। ठीक है, तो हम हेडिंग दे देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम मतलब ये मैं आपको ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ और वहां पे रिलेशन हमारा क्या है? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो ये हमारा ये ग्राफ हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन 0, यहां पे रेट। अब कंसंट्रेशन और रेट का मैंने आपसे कहा था कि प्रोपोर्शनलिटी यहां पे नहीं है, तो वो कौन से रिएक्शन के लिए मैंने कहा था? जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा होगा रेट कंसंट्रेशन 1, ये हमारा होगा फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि दोनों की प्रोपोर्शनलिटी होती है। फिर हमारा आ जाएगा रेट कंसंट्रेशन 2 सेकंड ऑर्डर। कौन सा? सेकंड ऑर्डर। और थर्ड हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन 3 रेट, और ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का आप निकालना चाहते हैं तो रेट और कंसंट्रेशन का चेंज डायरेक्टली आ रहा है आपके पास। ठीक है, और जीरो ऑर्डर में, तो जीरो ऑर्डर में हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के, लिहाजा वहां पे इसका कोई इस तरह नहीं। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटरमाइन किस तरह करते हैं, कौन कौन से हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड, फ्रैक्शनल ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। फिर मैंने आपको यूनिट्स भी इसके लिखवाए, साथ में इसके हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं मॉलिक्यूलरिटी को डिस्कस करूंगा कि वो हमारे पास क्या होते हैं, तो उसको मैं बड़ा शॉर्टली आपके सामने रखूंगा
फिर आपको ये एक्टिव्स जो सब्सटेंसेस होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो किसी भी रिएक्शन में मतलब कोलाइड करते हैं, जो एक्टिव कोलिजन होती है वो किस तरह होती है, तो ये फिर आपको थोड़ा सा ये वाला टॉपिक उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर मतलब ये है कि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।